हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम यहाँ पर जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी द्वारा लिखित पुस्तक है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, इसका अध्ययन और आगे जो भी दिया गया है इस पुस्तक में ये देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। सबसे पहली है वैदिक श्लिष्ट योगात्मक है। दूसरी है वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बालात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद हैं। तीसरी है वैदिक संस्कृत में 3 लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग, 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और 3 वाच्य हैं इसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तथा इसके साथ ही 8 विभक्तियां हैं। ठीक है, जैसे कि कर्ता, संबोधन, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, इन सब का प्रयोग मिलता है। चौथा है वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप में आत्मनेय एवं परस्मय 2 पदों में चलते थे। ठीक है, यहाँ क्या था, 2 पदों में चलते थे, जो कि था आत्मनेय और परस्मय में। ठीक है, कुछ एक धातुएं उभयपदी थी, यहाँ पर कुछ एक धातुएं ऐसी थी जो उभयपदी थी। और 5वां है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री एवं द्वंद्व ये 4 ही समास मिलते हैं। यहाँ पर जो भोलानाथ तिवारी हैं विद्वान जी, इनके अनुसार केवल 4 ही समासों का उल्लेख है, जिसमें तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है और बहुब्री और द्वंद्व समास है। वैसे तो समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 प्रकार के समासों के बारे में ही दिया गया है। आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर दिया गया है लौकिक संस्कृत। दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बारे में दिया गया है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो लौकिक संस्कृत है इसके बारे में जो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी है इसमें दिया गया है, और वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। ठीक है, संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई है। संस्कृत में जो है क्या है, 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई है। और वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ ल, लह, जिह्वा मूल्य और उपमध्यनीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत की 48 ध्वनियाँ ही शेष बच गई है। आगे चलते हैं, जानते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में। तो इसमें सबसे पहले दी गई है पाली भाषा। पाली भाषा के बारे में दिया गया है जो कि हमारी प्रथम भाषा है। ठीक है, पाली भाषा को प्रथम प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पाली भाषा के बारे में दिया गया है कि पाली का अर्थ है बुद्ध वचन। ठीक है, पारक्तिति वचनम इति पाली होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, यह क्या हुआ है, जो मूल त्रिपिटक ग्रंथ है इन्हीं के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। जो पाली भाषा है इन्हीं में ही क्या हुआ है, जो त्रिपिटक ग्रंथ है इनकी रचना हुई है। और जो ये त्रिपिटक ग्रंथ है इनकी संख्या है 3, जो कि पहली है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए थे। ठीक है, वहाँ लंका नरेश वट्टगामिनी ईसा पूर्व 291, ठीक है, ईसा पूर्व की बात है ये, के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जो ठीक है, जो थेरवाद का त्रिपिटक है वह क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, लिपिबद्ध हुआ। और पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। कितने निकाय आते हैं, 5 निकाय आते हैं, जो इस प्रकार से हैं, जैसे कि दीर्घ निकाय, दीर्घ होगा ये नहीं, यहाँ पर दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। ठीक है, खुदक निकाय में 15 ग्रंथ हैं। पहला है खुदक पाठ, दूसरा है धम्मपद, तीसरा है उदान, इतिवृत्तक, सुत्तनिपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थारगाथा, थेरीगाथा, जातक, निर्देश, पट्टिसंभिदामग्ग,
अपदान, बुद्ध दवंश एवं चर्या पिटक। आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि जो विनय पिटक है, विनय पिटक में बुद्ध उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। ठीक है। विनय पिटक में निम्नलिखित ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? महावग्ग, चुल्लवग्ग, पिचित्तीय और पराजिक और परिवार। ठीक है। अभिधम्ब पिटक में चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। सुत्त पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही वस्तुतः अभिधम्ब पिटक का विकास हुआ है। ठीक है। अभिधम्ब पिटक में 7 ग्रंथ आते हैं। कितने आते हैं? 7 ग्रंथ आते हैं, जिसमें पहला है धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पतंजलि, कथावत्सु। यहाँ पे कथावत्थु है लिखा हुआ, कथावत्थु है, कथावत्सु है, कथावत्थु, यमक और पठान। पाली में त्रिपिटक साहित्य अलावा अट्टकथा साहित्य, मिलितपन्हो, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है। इन ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है कि पाली का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में था, अपितु बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों पर विस्तारित था। यानी कि इन सब देशों तक इसका क्या था? विस्तार था। यानी कि यहाँ पर भी यह भाषा बोली जाती थी। ठीक है। आगे चलते हैं। अट्टकथा साहित्य के प्रणेता आचार्य बुद्धघोष बतलाए जाते हैं। ठीक है। जिनका समय ईसा की 5वीं शताब्दी निश्चित है। ठीक है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं। पहला है कच्चान व्याकरण, दूसरा है मोगलान व्याकरण तथा तीसरा है संनीति। ठीक है। कच्चान व्याकरण 7वीं सदी के रचयिता महाकच्चायन माने जाते हैं। कालक्रम में यह सर्वप्राचीन पाली व्याकरण है। ठीक है। यह क्या है? सबसे पुराना जो पाली व्याकरण है ये माना गया है। कच्चान व्याकरण को कच्चान ग्रंथ या सुसंधि कप भी कहा जाता है। ठीक है। कच्चायन व्याकरण में 4 कप, संधि कप, नाम कप, आख्यात कप तथा कव्विधान कप, 23 परिच्छेद और 675 सूत्र हैं। कितने हैं? 23 परिच्छेद हैं और 675 सूत्र हैं। अगला है मोगलान व्याकरण के रचयिता मोगलान हैं। इन्होंने ही इस पर वृत्ति और पंचिका लिखी है। ठीक है। अगला है मोगलान श्रीलंका के अनुराधपुर के थुपाराम बिहार में रहते थे तथा वे अपने समय के संगराज थे। ठीक है। और मोगलान व्याकरण पाली व्याकरण में पूर्णता तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। इस व्याकरण में 1817 सूत्र हैं। कितने हैं? इस व्याकरण में 1817 सूत्र बताए गए हैं। ठीक है। संधनीति व्याकरण 1154 ईसा के रचयिता बर्मी भिक्षु अंगवंश थे। यह अंग पंडित तृतीय भी कहलाते हैं। अगला है संधनीति व्याकरण 3 भाग, पदमाला, धातुमाला और सूतमाला, 27 अध्याय तथा 1391 सूत्रों में निबद्ध है। ठीक है। यह क्या है? 1391 सूत्रों में निबद्ध है। और विभिन्न विद्वानों द्वारा पाली शब्द की व्युत्पत्ति आगे बताई गई है, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।